हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। फ्रेंड्स, आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट 12 में। इसमें फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन के साथ देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करिएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें फ्रेंड्स आपको सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है और सही कूट का चयन करना है। देखिए, इसमें आंध्र प्रदेश में आपको मंडल परिषद देखने मिलेगा। क्या जी, मंडल परिषद, यानी कि ए को 4 से मिलाइएगा, ए को 4 से मिलाइएगा। असम में देखिए फ्रेंड्स, असम में आपको आंचलिक पंचायत देखने को मिलेगी। असम में आंचलिक पंचायत देखने को मिलेगी। 2 को 3 से मिलाइएगा, 2 को 3 से मिलाइएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में क्या देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी पंचायत समिति। महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी पंचायत समिति, यानी 3 को 2 से मिलाइएगा, 3 को 2 से मिलाइएगा। गुजरात में फ्रेंड्स आपको तालुका पंचायत देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? तालुका पंचायत। ठीक है, गुजरात को तालुका पंचायत से मिलाइएगा, गुजरात को तालुका पंचायत से मिलाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या सही है। फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर बी सही है। इसका आंसर बी सही है। आंध्र प्रदेश में मंडल परिषद, असम में आंचलिक पंचायत, असम में आंचलिक पंचायत, महाराष्ट्र में पंचायत समिति, गुजरात में तालुका पंचायत, गुजरात में तालुका पंचायत। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें देखिए, आंध्र प्रदेश में मंडल परिषद, असम में आंचलिक पंचायत, महाराष्ट्र में पंचायत समिति और गुजरात में तालुका पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य में आरक्षण का चक्रानुक्रम पद्धति 10 वर्ष रखी गई। देखिए इसमें, ये फ्रेंड्स सरल क्वेश्चन है, आपको फ्रेंड्स मालूम होगा। तमिलनाडु में, किसमें? तमिलनाडु में। ठीक है, इसका आंसर डी सही है। तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य पंचायतों में आरक्षण का चक्रानुक्रम 10 वर्ष रखेगी। कितनी रखेगी? 10 वर्ष रखेगी। जबकि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों का चक्रानुक्रम पद्धति 5 वर्ष रखेगी। कितनी है? 5 वर्ष। यानी कि तमिलनाडु में 10 वर्ष देखने को मिलती है। तमिलनाडु में पंचायतों में आरक्षण का चक्रानुक्रम 10 वर्ष है। कितना है? 10 वर्ष है। याद रखिए फ्रेंड्स, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है पेशा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार किसकी सिफारिश के बाद अनुसूचित क्षेत्रों में गौड़ खनिज हेतु लाइसेंस या खनन पट्टे दिए जाएंगे। देखिए इसमें फ्रेंड्स, याद रखिए ग्राम सभा की अनुमति के बाद, यानी ग्राम सभा की सिफारिश के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए ग्राम सभा की सिफारिश के बाद। इसमें देखिए फ्रेंड्स, अनुसूचित तथा आदिवासी अधिनियम 1996 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1996 में। इसको याद रखिए, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उपरांत 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 24 दिसंबर 1996 को। इस डेट को याद रखिए। इस अधिनियम को पेशा के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि ग्राम सभा की सिफारिशों के बाद ही अनुसूचित क्षेत्रों में गौड़ खनिजों हेतु लाइसेंस या खनन पट्टे आदि प्राप्त होंगे। लाइसेंस या खनन पट्टे आदि प्राप्त होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आपको याद रखना है कि पेशा अधिनियम कब आया था? 24 दिसंबर 1996 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान के लिए जो महत्व प्रयोगशाला का है, विज्ञान के लिए जो महत्व प्रयोगशाला का है, वही महत्व नगर सभाओं का स्वतंत्रता के लिए। ये कथन किसका है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए ये कथन किसका है। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, याद रखिएगा डी टोक्यावेली का है। किसका है? डी टोक्यावेली का। ठीक है, इसका आंसर सी सही है। याद रखिए, डी टोक्यावेली का। विज्ञान के लिए जो महत्व प्रयोगशाला का है, वही महत्व नगर सभाओं का स्वतंत्रता के लिए। ये कथन डी टोक्यावेली का है। किसका है? डी टोक्यावेली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मैंने बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। समय से पूर्व भंग पंचायतों में चुनाव 6 माह से पहले करा लिए जाएंगे। समय से पूर्व भंग पंचायतों में चुनाव 6 माह से पूर्व करा लिए जाएंगे। कथन सेकंड देखिए, अगर पंचायतों का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम है तो भी चुनाव कराना आवश्यक है। नहीं फ्रेंड, 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसमें आपको सही कथन देखना था। इसमें आपको सही कथन देखना था। देखिए फ्रेंड, बताइए क्या इसका आंसर सही है। तो फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर केवल एक सही है। इसका आंसर केवल एक सही है। समय से पूर्व भंग पंचायतों में चुनाव 6 माह से पहले करा लिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें देखिए, अनुच्छेद 243(ई)(3) के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही चुनाव करा लिए जाएंगे। यदि पंचायत को समय से पूर्व भंग किया गया तो 6 माह की अवधि के पूर्व ही पुनः चुनाव करा लिए जाएंगे। किंतु यदि भंग हुई पंचायत का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम रह गया हो तो ऐसी स्थिति में चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यानी 6 माह से कम है तो चुनाव नहीं कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। देखिए फ्रेंड, बताइए भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। देखिए इसमें बताइए फ्रेंड्स, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। नगर पंचायत 74वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया, यानी कि इसमें नगर पंचायत नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर बी सही है। ठीक है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत 74वें संविधान संशोधन में। इसमें देखिए, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय रखे गए। इसके द्वारा पंचायतों के गठन, जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत
संरचना, निर्वाचन तथा सदस्यों की अहर्ताएँ, शक्तियाँ आदि का प्रावधान किया गया। शक्तियाँ आदि का प्रावधान किया गया। नगर पंचायत को 74वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 क्या क्या निर्दिष्ट करता है। देखिए इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प रोजगार वाले पुरुष व महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार कर सृजन, कृषि एवं मौसम की अवधि में सहायतार्थी तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ व्यक्ति के लिए रोजगार का सृजन, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। उपरोक्त सभी फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर सी सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर सी सही है। देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। किसकी? पंचायती राज संस्थाओं के लिए 73वां संविधान संशोधन लाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कथन और कारण दिया। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छे से देखिएगा। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। कारण में देखिए, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। क्या होता है? ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, कथन भी सही है, कारण भी सही है, पर स्पष्टीकरण सही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। इसमें देखिए, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने की शक्ति होती है तथा ग्राम सभा के पास लघु वन उपज का स्वामित्व होता है। अतः कथन तथा कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित 11वीं अनुसूची में राज्य विधानमंडलों और पंचायतों के बीच शक्तियों का आवंटन करती हैं तथा 29 विषय सूचीबद्ध करती हैं। 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? देखिए मैंने बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा, लघु सिंचाई, पशुपालन, महिला एवं शिशु विकास, अग्नि सेवाएं 11वीं अनुसूची में नहीं आती हैं। अग्नि सेवाएं 12वीं अनुसूची के विषय हैं। किसका है? 12वीं अनुसूची के विषय हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित 11वीं अनुसूची में राज्य विधानमंडलों द्वारा पंचायतों को शक्तियों का आवंटन करती हैं, जिसमें 29 विषय को सूचीबद्ध किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अग्नि सेवा 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए इसमें भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनर्वीक्षण पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर भी सही है। इसमें देखिए, भारत में न्यायिक पुनर्वीक्षण का विषय पंचायती राज शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच, उपसरपंच, सरपंच या उपसरपंच, उपस्थित अनुसूचित सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। देखिए फ्रेंड्स, बताइए, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर डी सही है। उपस्थित अनुसूचित सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता वहाँ उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखिए फ्रेंड्स कौन सा कथन सही है। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखिए इसमें फ्रेंड्स कौन सा कथन सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की योग्यता का निर्धारण भारत की संसद करती है। कौन करती है? भारत की संसद करती है। आगे देखिए, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी सही है। ठीक है, याद रखिए, इसके दोनों सही है। संविधान के अनुच्छेद 280(2) के अनुसार संसद विधि द्वारा उन अहर्ताओं को जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी, उनका निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक है, और उस रीत का जिससे उनका चयन किया जाएगा अवधारणा कर सकेगी। कौन कर सकेगी? संसद कर सकेगी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसी के आलोक में संसद द्वारा वित्त आयोग अधिनियम 1991 में वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण किया गया। इस अधिनियम से 1951 के अधिनियम से अनुच्छेद 280(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन वित्त आयोग का कार्य है? आपको बताना है कौन सा वित्त आयोग का कार्य है। देखिए इसमें संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगामों का वितरण। किसका वितरण? करों के शुद्ध आगामों का वितरण, ये वित्त आयोग का कार्य है। आगे देखिए, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना। किसके लिए? सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना,
ये भी फ्रेंड्स वित्त आयोग का कार्य है, यानी कि इसका आंसर सी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये दोनों वित्त आयोग के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है, ये देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको असत्य कथन बताना है। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, वित्त आयोग का कार्य नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना वित्त आयोग का कार्य नहीं होता है, यानी कि इसका पहला ही सत्य है, इसका पहला ही सत्य है। ठीक है, आगे देखिए, वित्त आयोग अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान मामलों में सुझाव देता है। फ्रेंड्स याद रखिए इसका केवल एक असत्य है, यानी कि इसका आंसर ए सही है। ठीक है, इसमें देखिए, केंद्रीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय तथा सुदृढ़ वित्तीय हित के मामलों में सुझाव देता है। उपाय तथा सुदृढ़ वित्तीय हित के मामलों में सुझाव देता है, ना कि वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, यानी कि वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का कार्य वित्त आयोग का नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अभी आपने देखे से 12वें वित्त आयोग के, किसके थे, 12वें वित्त आयोग के। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब था, वर्ष 2005 से लेकर 2010 तक। ठीक है, इसमें देखिए, सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 12वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन वर्ष 2005 से 10 था। कब से कब था, 2005 से 2010 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अभी आपने देखे थे केसी नियोगी थे। कौन से, केसी नियोगी थे। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स इसका आंसर ए सही है, केसी नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, 22 नवंबर 1951 को। कब किया गया था, 22 नवंबर 1951 को। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजिस्ट्रार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधी रजिस्ट्रार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधी दस्तावेज 1 वर्ष के पश्चात किसे भेज दिया जाता है। देखिए फ्रेंड बताइए, 1 वर्ष के पश्चात किसे भेज दिया जाता है, जिला रजिस्ट्रार। बिल्कुल सही फ्रेंड, इसका आंसर ए सही है। रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों को अपनी सुरक्षा में रजिस्ट्रीकरण वर्ष के पश्चात 1 वर्ष तक रखेगा। रजिस्ट्रीकरण वर्ष के पश्चात 1 वर्ष तक रखेगा, उसके बाद जिला रजिस्ट्रार को भेज देगा। किसको, जिला रजिस्ट्रार को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार मंडल स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी है। आपको बताना मंडल स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी कौन है। देखिए इसमें अपर मुख्य रजिस्ट्रार, बिल्कुल सही है, अपर मुख्य रजिस्ट्रार। मंडल स्तर पर कौन होता है, अपर मुख्य रजिस्ट्रार। ठीक है, इसका आंसर ए सही है, अपर मुख्य रजिस्ट्रार। मुख्य रजिस्ट्रार इसकी नियुक्ति किस स्तर पर होती है, मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य स्तर पर होती है। किस स्तर पर होती है, राज्य स्तर पर। और महारजिस्ट्रार की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार प्रपत्र संख्या 6 का संबंध है। प्रपत्र संख्या 6 का संबंध है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, प्रपत्र संख्या 6 का संबंध किससे है, जन्म प्रमाण पत्र से, मृत्यु प्रमाण पत्र से। बिल्कुल सही है, मृत्यु प्रमाण पत्र से। किससे, मृत्यु प्रमाण पत्र से। इसमें देखिए, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार प्रपत्र संख्या 6 का संबंध मृत्यु प्रमाण पत्र से है। किससे, मृत्यु प्रमाण पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र किस प्रपत्र संख्या पर जारी किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र किस प्रपत्र संख्या पर जारी किया जाता है, प्रपत्र संख्या 10 पर। किस पर जारी किया जाता है, प्रपत्र संख्या 10 पर। इसका आंसर बी सही है। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत प्रपत्र संख्या 10 पर अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रपत्र संख्या 10 पर अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत मृत्यु जन्म के मासिक रिपोर्ट का सारांश दिया जाता है। देखिए मैंने बताइए किसमें दिया, मासिक रिपोर्ट का सारांश किसमें दिया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रपत्र संख्या 13 में। किसमें दिया जाता है, प्रपत्र संख्या 13 में। इसमें देखिए, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत मृत्यु जन्म की मासिक रिपोर्ट का सारांश प्रपत्र संख्या 13 पर जारी किया जाता है। किस पर, प्रपत्र संख्या 13 पर जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसी सखी योजना के निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है। आपको ये देखना बीसी सखी योजना का कौन सा कार्य नहीं है। देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बीसी सखी योजना के माध्यम से। किस योजना के माध्यम से, बीसी सखी योजना के माध्यम से। ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ये बैंकिंग सेवाएं डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। ये बैंकिंग सेवाएं डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। ये भी सही है। डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए महिलाओं को 30,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। नहीं फ्रेंड्स, 30,000 की नहीं, 50,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। कितनी, 50,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि इसका आंसर सी सही है। महिलाओं को 6 महीने तक प्रतिमाह 4,000 रुपये की धनराशि भी 4,000 रुपये की धनराशि भी वेतन के रूप में प्रदान की जाएगी। कितनी, 6 माह तक 4,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें देखिए,
बीसी सखी योजना के अंतर्गत महिलाओं को डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए 50,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। 50,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए फ्रेंड्स बताइए, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए 1960 में। कब किया गया था? 1960 में। इसका आंसर डी सही है। वर्ष 1960 में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन एक सलाहकार बोर्ड के रूप में किया गया था। एक सलाहकार बोर्ड के रूप में गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए सलाहकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? खादी ग्राम उद्योग मंत्री, बिल्कुल सही है। इसका आंसर पहला ही सही है, खादी ग्राम उद्योग मंत्री। ठीक है, इसका आंसर ए सही है, खादी ग्राम उद्योग मंत्री। इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के खादी ग्राम उद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश गौपालक योजना कब आरंभ की गई? कौन सी योजना? उत्तर प्रदेश गौपालक योजना। देखिए इसमें बताइए। तो फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 2023 में। कब स्टार्ट हुई थी? वर्ष 2023 में। उत्तर प्रदेश गौपालक योजना वर्ष 2023 में प्रारंभ की गई। इस योजना के माध्यम से गौपालक को ऋण मुहैया कराया जाएगा, जिसके माध्यम से लाभार्थी 10 से 12 गायें पशुपालन कर सकता है। 10 से 12 गायों का पशुपालन कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए 10 से 12 गायों का पशुपालन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा कब की गई? देखिए फ्रेंड्स बताइए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा कब की गई? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 29 मई 2021 को की गई। 29 मई 2021 को। 29 मई 2021 को। इसको याद रखिए फ्रेंड्स। 29 मई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको, गरीब ग्रामीणों को स्वरोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम। योजना का उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को स्व सहायता समूह के रूप में संगठित कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना। स्व सहायता समूह के रूप में संगठित कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना। आगे देखिए, योजना का निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया। इस योजना को वर्तमान में पुनर्गठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम दिया गया। देखिए फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर डी सही है। फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर डी सही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से संबंधित ये सभी कथन सत्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर डी सही है। इसमें देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गरीब ग्रामीणों को स्वरोजगार प्रदान करने वाला एक कार्यक्रम है। स्वरोजगार प्रदान करने वाला एक कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों का जीवन स्तर ऊपर उठाना। गरीब परिवारों का जीवन स्तर ऊपर उठाना। इसका निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया। इसे पुनर्गठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना कब शुरू की गई? देखिए फ्रेंड्स बताइए, सौभाग्य योजना। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है 25 सितंबर 2017 को। कब स्टार्ट हुई थी? 25 सितंबर 2017 को। इसका आंसर डी सही है। 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना शुरू की गई। इसके तहत देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम असंगत है? देखिए फ्रेंड्स बताइए कौन सा कार्यक्रम असंगत है इसमें? 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में आया था, बिल्कुल सही है। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में आया था, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में, ये भी सही है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में। राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम 1985-86 में। राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम 1985-86 में, ये भी सही है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम ये आया था 88-89 में। कब आया था? 1988-89 में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसका आंसर डी सही है। यही कार्यक्रम असंगत है। कौन सा कार्यक्रम? कुटीर ज्योति कार्यक्रम। इसमें देखिए, कुटीर ज्योति कार्यक्रम वर्ष 1988-89 में शुरू की गई थी। कब? वर्ष 1988-89 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? देखिए मैंने बताइए, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? देखिए इसमें, पंचायत का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। पंचायत का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 243 में नहीं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 243 में। किसमें? अनुच्छेद 243 में। यानी कि इसका आंसर पहला ही सही है फ्रेंड्स। ठीक है, यही सही सम्मिलित नहीं है। इनको फ्रेंड्स याद रखिएगा। इसमें देखिए,
संविधान के अनुच्छेद 230 के अनुसार पंचायत संबंधी उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा पंचायतों के उपबंधों का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए। अभी आपने देखा था फ्रेंड्स, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना अनुच्छेद 230 के अनुसार। ठीक है, इसका आंसर सी सही है। याद रखिए फ्रेंड्स, पंचायत संबंधी उपबंधों को संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 243 के तहत अधिसूचना जारी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंचायत समितियों की सहायता से सभी ग्राम पंचायतों के बीच धन वितरण को नियंत्रित करता है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए। निम्नलिखित में से कौन पंचायत समितियों की सहायता से सभी ग्राम पंचायतों के बीच धन वितरण को नियंत्रित करता है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए, धन वितरण को कौन नियंत्रित करता है ग्राम पंचायतों में? जिला परिषद, सरपंच, ग्राम सभा, सचिव? तो फ्रेंड्स याद रखिए, जिला परिषद। कौन करता है? जिला परिषद। ठीक है, इसका आंसर ये सही है। इसमें देखिए, जिला परिषद पंचायत समितियों की मदद से सभी ग्राम पंचायतों के बीच धन वितरण को नियंत्रित करता है। ये जिला स्तर पर विकासात्मक योजनाएं बनाने के लिए जिम्मेदार है। ये जिला स्तर पर विकासात्मक योजनाएं बनाने के लिए जिम्मेदार है। कौन? जिला परिषद। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? देखिए अपने बताइए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? सर्वोच्च इकाई जिला परिषद है। ठीक है, सर्वोच्च इकाई कौन सी है? जिला परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस प्राचीनतम ग्रंथ में लोकतांत्रिक स्वयंशासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए, भारत के किस प्राचीनतम ग्रंथ में लोकतांत्रिक स्वयंशासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। बिल्कुल सही है, पहला ही आंसर सही है। ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, इसमें देखिए, भारत के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ऋग्वेद में सभा एवं समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वयंशासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। किसके रूप में? सभा एवं समिति के रूप में। किसके रूप में? सभा एवं समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वयंशासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तिथि से 5,40,00,000 ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने कार्य करना आरंभ किया था? देखिए मैंने बताइए फ्रेंड्स, याद रखिए, 15 अगस्त 1949 से। कब से? 15 अगस्त 1949 से। इसका आंसर ये सही है। इसमें देखिए, 15 अगस्त 1949 से 5,40,00,000 ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 ग्राम पंचायतों ने कार्य करना शुरू किया था। 35,000 ग्राम पंचायतों ने कार्य करना शुरू किया था। कब? 15 अगस्त 1949 से। इसके साथ ही लगभग 6,000 पंचायत अदालतें भी स्थापित की गई। कितनी? 6,000 पंचायत अदालतें भी स्थापित की गई। इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने बताइए, जिला योजना समिति में कौन कौन सम्मिलित होता है? आपको बताना है, जिला योजना समिति में जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका के महापौर, नगर पालिका के महापौर। देखिए मैंने बताइए फ्रेंड्स, याद रखिए, इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी सही है, यानी कि दोनों, जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका के महापौर, जिला योजना समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिला परिषद के कार्य हैं। जिला परिषद के कार्य हैं, देखिए मैंने बताइए, जिला परिषद के क्या कार्य हैं? कृषि, सिंचाई, भूतल जल संसाधन एवं जल संभरण विकास, आवश्यक वस्तुओं का भी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, उपयुक्त सभी। ठीक है, जिला परिषद के कार्य में ये सभी आते हैं। इसमें देखिए, जिला परिषद के मुख्य कार्यों में कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, आवश्यक वस्तुओं का भूमि संरक्षण, विपणन इत्यादि सम्मिलित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्र पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए, क्षेत्र पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए, क्षेत्र पंचायत के संबंध में प्रत्येक खंड के लिए एक क्षेत्र पंचायत होगी। प्रत्येक खंड के लिए एक क्षेत्र पंचायत होगी। क्षेत्र पंचायत एक नियमित निकाय होगी। क्षेत्र पंचायत एक नियमित निकाय होगी। क्षेत्र पंचायत कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्थान पर होगा। क्षेत्र पंचायत कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्थान पर होगा। उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है। क्षेत्र पंचायत के कार्य में देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक खंड के लिए एक क्षेत्र पंचायत का प्रावधान किया गया। इसका नाम उस खंड क्षेत्र पंचायत के संगठन के नाम पर होगा तथा क्षेत्र पंचायत एक निगमित निकाय होने के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा नियत स्थान पर इसके कार्यालय की बात की गई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसके कार्यालय की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्र पंचायत तथा उसके सदस्यों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? कितना सरल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिए, 5 वर्ष के लिए होता है। कितने के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत प्रथम बैठक से नियत दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक बनी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, 5 वर्ष की अवधि तक बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को
कौन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को कौन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा राष्ट्रपति रखवाता है। कौन रखवाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, इसका आंसर भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें उपबंधित हैं। वित्त आयोग की सिफारिशें उपबंधित हैं किस अनुच्छेद में? 281 में। ठीक है, याद रखिए, इसको भी याद रखिए, 281 में। राष्ट्रपति संविधान के उपबंध के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई की स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कौन रखवाएगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? देखिए इसमें ये भी सरल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं। कितने? 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसका आंसर सी सही है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान की प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य मिलकर बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसमें 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वित्त आयोग के अध्यक्षों में कौन कालक्रम के आधार पर पहले नियुक्त किया गया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर डी सही है। के संतानम कौन से नंबर के थे? दूसरे नंबर के थे, और ऑप्शन के हिसाब से पहले हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, इसका आंसर डी सही है। केसी पंत आपको फ्रेंड्स मालूम होगा 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, सी रंगराजन 12वें के थे, और वाई बी रेड्डी जी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसकी डिटेल में देखिए फ्रेंड्स, ये सभी फ्रेंड्स आपको मिलाने के लिए दिए जा सकते हैं, इन सभी को याद रखिएगा। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कौन से? केसी नियोगी 1951। ठीक है, केसी नियोगी 1951। दूसरे नंबर के संतानम 1956, ए के चंद्रा 1960, तीसरे नंबर की। चौथे नंबर के पीवी राजमन्नार 1964, पांचवें नंबर पर देखिए महावीर त्यागी 1968, के ब्रह्मानंद रेड्डी 1972, जे.एम. सेलाट 1977, और सेलाट से फ्रेंड्स याद रखिए 7वें नंबर के। वाई बी चौहान फ्रेंड्स 1982, 8वें नंबर के। एन.पी.के. साल्वे 1987, 9वें नंबर पर। केसी पंत फ्रेंड्स 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत। यहाँ से फ्रेंड्स आगे की आपको सभी याद रखने बहुत अच्छे से। केसी पंत 1992, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ए.एम. खुसरो 1998, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 2002, सी रंगराजन 2002। ठीक है फ्रेंड्स, विजय एल केलकर 2007, और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 14वें देखिए फ्रेंड्स डॉक्टर वाई बी रेड्डी 2013, और 15वें के एन के सिंह 2017। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों के चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। अभी आपने देखा था फ्रेंड्स, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सदस्य की योग्यता देखनी, किसकी? सदस्य की। देखिए इसमें अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो, किसका ज्ञाता हो? अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो, सही है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, लेखा और वित्त मामलों का ज्ञान हो, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर डी सही है, इन सभी का ज्ञाता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, संसद ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण किया है। आयोग का अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। आयोग का अध्यक्ष जो होगा वो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। यही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। किस मामलों का? सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। ठीक है, और सदस्य के लिए योग्यताएं, ये फ्रेंड्स सभी योग्यताएं सदस्य के लिए थी। इसमें एक बार फिर देखिए सदस्य के लिए योग्यताएं, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त का विशेष ज्ञान हो, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय क्षेत्र का व्यापक अनुभव हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिए। ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो, यानी कि ये सदस्य के लिए योग्यता है। और अध्यक्ष के लिए सार्वजनिक मामले, इनको फ्रेंड्स अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, कितना सरल क्वेश्चन है। वित्त आयोग गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए 5 वर्ष की अवधि के लिए। किसके लिए? 5 वर्ष की अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? देखिए मैंने बताइए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, जिसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। देखिए फ्रेंड्स इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे?
ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को संपूर्ण विकास के लिए सुनिश्चित करना। कैसे विकास के लिए? संपूर्ण विकास के लिए सुनिश्चित करना। स्थानीय नेतृत्व और स्वशासी संस्थानों का विकास करना। खाद्य और कृषि उत्पादों में तीव्र वृद्धि के माध्यम से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। लोगों की मानसिक सोच को परिवर्तित करना। लोगों की मानसिक सोच को परिवर्तित करना और उनमें उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। देखिए फ्रेंड, बताइए इसका आंसर क्या सही है? देखिए फ्रेंड, बताइए इसका आंसर क्या सही है? फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर डी सही है, यानी कि ये सभी उद्देश्य सही है। याद रखिए फ्रेंड्स, ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक और मानवीय संसाधनों को संपूर्ण विकास के लिए सुनिश्चित करना, स्थानीय नेतृत्व और स्वशासी संस्थानों का विकास करना, खाद्य और कृषि उत्पादकों में तीव्र वृद्धि के माध्यम से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, लोगों की मानसिक सोच को परिवर्तित करना और उनमें उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सघन कृषि विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? देखिए फ्रेंड्स, इसमें बताइए सघन कृषि विकास कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वर्ष 1961 में। कब स्टार्ट हुआ था? वर्ष 1961 में। इसका आंसर डी सही है। सघन कृषि विकास कार्यक्रम वर्ष 1961 में शुरू किया गया था। प्रारंभ में इसे 3 चयनित जिलों में शुरू किया गया और बाद में इसे 15 राज्यों के 16 जनपदों में विस्तारित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा सघन कृषि कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? वर्ष 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमांड एरिया विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? आपको बताना है कमांड एरिया विकास कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 1974 में। कब स्टार्ट हुआ था? वर्ष 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लघु कृषि विकास एजेंसी किस वर्ष गठित की गई थी? आपको बताना लघु कृषि विकास एजेंसी किस वर्ष गठित की गई। देखिए इसमें फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 1973 में। कब गठित की गई? वर्ष 1973 में। लघु कृषि विकास एजेंसी का गठन वर्ष 1973 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1973 में। शुरू में SFDA के अंतर्गत 46 जिलों को शामिल किया गया था। बाद में इस कार्यक्रम को 168 अन्य जिलों में लागू किया गया। लघु कृषक विकास एजेंसी किस वर्ष गठित की गई? वर्ष 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमांत किसान और खेतीहर मजदूर विकास एजेंसी कब शुरू की गई? देखिए फ्रेंड्स बताइए, सीमांत किसान और खेतीहर मजदूर विकास एजेंसी कब शुरू की गई थी? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 1975 में। कब गठित हुई थी? वर्ष 1975 में। सीमांत किसान और खेतीहर मजदूर विकास एजेंसी की शुरुआत 1975 में की गई थी। सीमांत किसान और खेतीहर मजदूरों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए यह कार्यक्रम भारत सरकार की पूर्ण वित्तीय सहायता से SFDA के समान शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति योजना कब शुरू की गई? देखिए फ्रेंड्स बताइए। फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 1992 में। कब स्टार्ट हुई? वर्ष 1992 में। इसमें देखिए ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति वर्ष 1992 में शुरू की गई थी। ग्रामीण कारीगरों के कार्य उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना, जिससे उन्हें आय सृजित करने के अवसर प्राप्त हो सकें। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में एक स्थायी योजना बन गई? सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना से एक स्थायी योजना बन गई? देखिए फ्रेंड्स बताइए, किस पंचवर्षीय योजना से एक स्थायी योजना बन गई? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना से। कब से? 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका आंसर सी सही है, 7वीं पंचवर्षीय योजना से। 7वीं पंचवर्षीय योजना से सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक स्थायी योजना बन गई। वर्ष 1995 में। वर्ष 1995 में 4.33 लाख सार्वजनिक दुकान, जिसमें 3.33 लाख ग्रामीण क्षेत्र थे। जिसमें 3.33 लाख ग्रामीण क्षेत्र थे। कब? वर्ष 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण जल आपूर्ति योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? देखिए मैंने बताइए, स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण जल आपूर्ति योजना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वर्ष 1954 में। कब स्टार्ट हुई थी? वर्ष 1954 में। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1954 में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत जल की, आगे देखिए, जल की नियोजित आपूर्ति शुरू की गई। सफाई और पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए संस्थागत तंत्र का निर्माण किया गया। संस्थागत तंत्र का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कब शुरू की गई? देखिए फ्रेंड्स बताइए, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कब शुरू की गई? तो फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 1952 में। कब स्टार्ट हुई थी? वर्ष 1952 में। इसका आंसर सी सही है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा वर्ष 1952 से कार्य करना आरंभ किया था। वर्ष 1952 में PSC की संख्या और कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई और प्रथम योजना की कुल 725 की संख्या वर्ष 1996 में बढ़कर इनकी संख्या 21,854 तक पहुंच गई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कब स्टार्ट हुई थी? वर्ष 1952 में। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश लैंड होल्डिंग यूनिकोड की प्रणाली कब शुरू की गई? देखिए मैंने बताइए, उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग यूनिकोड की प्रणाली कब शुरू की गई? तो फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 2021 में, यानी फरवरी 2021 में। कब स्टार्ट हुई थी? फरवरी 2021 में। इसका आंसर सी सही है,
फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए 16 अंक का यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की। ठीक है फ्रेंड्स, याद है कितने अंक का? 16 अंक का, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंड होल्डिंग यूनिकोड प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि विवादों की जांच करना। सही है। आगे देखिए, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना। विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना। लोगों को धोखेबाजों के जाल में फंसने से बचाना। ये प्रणाली भूमाफियों पर नियंत्रण लगाने के लिए कारगर नहीं होगी। ये प्रणाली भूमाफियों पर नियंत्रण लगाने के लिए कारगर नहीं होगी। बिल्कुल होगी फ्रेंड्स, कारगर होगी, इसी के लिए तो स्टार्ट की गई। इसके मुख्य उद्देश्य में डी नहीं आता। बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर डी सही है। इसका आंसर डी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, भूमि विवादों की जांच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्री को समाप्त करना, लोगों को धोखेबाजों के जाल में फंसने से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं में से किसका सम्मेलन सही नहीं है? देखिए इसमें, सघन कृषि विकास कार्यक्रम 1961 में सही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, ये भी सही है। कमांड एरिया विकास कार्यक्रम 1974 में। आगे देखिए, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम 1954 में नहीं फ्रेंड्स, अभी आपने देखा था 1952 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1952 में, यानी कि इसका आंसर डी सही है। यही फ्रेंड्स इसमें गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, 1952 में स्टार्ट हुआ था ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1952 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत के भवनों एवं अन्य संपत्तियों की देखभाल की जिम्मेदारी तथा उन्हें अतिक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए कितना सरल क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपको मालूम पंचायत सेक्रेटरी की होती है। किसकी होती है? पंचायत सेक्रेटरी। इसका आंसर ए सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, पंचायत सेक्रेटरी की होती है। किसकी होती है? पंचायत सेक्रेटरी की। ठीक, ग्राम पंचायत के भवनों एवं अन्य परिसंपत्तियों के अतिक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी पंचायत सेक्रेटरी की होती है। किसकी होती है? पंचायत सेक्रेटरी की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा द्वारा लगाए गए शुल्कों का एकत्रीकरण कौन करता है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए, ग्राम सभा द्वारा लगाए गए शुल्कों का एकत्रीकरण कौन करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पंचायत सेक्रेटरी करता है। कौन करता है? सेक्रेटरी, यानी इसका भी आंसर ए सही है। ग्राम सभा द्वारा लगाए गए शुल्कों को सेक्रेटरी एकत्र करता है। कौन करता है? सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी होता है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए, ग्राम पंचायत अधिकारी क्या होता है? पंचायत और सरकार के बीच की एक कड़ी। किसके बीच की कड़ी? पंचायत और सरकार के बीच की कड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, इसका आंसर बी सही है। ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायत और सरकार के बीच की एक कड़ी होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किसकी द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, पंचायत अधिकारी का कार्य क्या है? लिपिकीय कार्य करना, धन का लेखा जोखा रखना, ऑडिट के लिए लेखा जोखा को मुहैया कराना, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीणों के बीच सरकारी योजनाओं की प्रचार प्रसार करने का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? ग्राम पंचायत सचिव द्वारा। किसके द्वारा? ग्राम पंचायत सचिव द्वारा। इसका आंसर ए सही है, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा। ग्रामीणों के बीच सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ग्राम पंचायत सचिव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांव में विकास कार्य हेतु आने वाली नई योजनाओं को लागू कराने का कार्य किया जाता है। देखिए, बताइए किसके द्वारा? ग्राम पंचायत सचिव द्वारा। बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा। इसका आंसर ए सही है, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा। इसमें देखिए, गांव में विकास कार्य हेतु आने वाली नई योजनाओं को लागू कराने का कार्य ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद करता है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए, गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद कौन करता है? ग्राम विकास सचिव। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ग्राम विकास सचिव। कौन करता है? ग्राम विकास सचिव। ठीक है, इसका आंसर ये सही है, ग्राम विकास सचिव। गांव के विकास कार्य के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद ग्राम विकास सचिव करता है। कौन करता है? ग्राम विकास सचिव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम विकास सचिव के कार्य में उनकी सहायता कौन करता है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए, ग्राम विकास सचिव के कार्यों में उनकी सहायता कौन करता है? देखिए इसमें पंचायत सहायक। बिल्कुल सही है, कौन करता है? पंचायत सहायक। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, इसका आंसर ये सही है, पंचायत सहायक। ग्राम विकास सचिव के कार्यों में उसकी सहायता पंचायत सहायक करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, पंचायत सहायक करता है। तो बताइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।